हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। और जैसा आप सबको पता है, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो थोड़ा आपको फोकस करके फॉर्म भरना है। फॉर्म को ध्यान से फिल करें और उसके बाद तैयारी करनी शुरू करें। और ध्यान से एक एक टॉपिक हम जीएस का उठा रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं कि आराम से हम सारा पोर्शन भी कवर कर पाएंगे और एक एक टॉपिक पे आप ध्यान से कवर भी कर पाओगे आराम से। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो 1905 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर मैं बात करूं तो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1905 हुआ था, मतलब 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। तो हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो है ईयर पहले 1905। इससे पहले हम थोड़ी बात ब्रिटिश पॉलिसीज की कर लेते हैं। तो 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इन इंडिया। कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किस साल भारत में हुआ था? तो वो साल था आपका 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश हुई। उसके बाद क्या होता है 1773 वाज द ईयर जो जिस टाइम पहला कानून बनाया इन्होंने, उसको नाम दिया इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट। इसको कहा जाता है फर्स्ट लॉ या फर्स्ट एक्ट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। पहला कानून जो ब्रिटिशर्स ने भारत में लागू करा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, बंगाल की बात स्पेशली हमें क्यों करना पड़ा, या ब्रिटिशर्स ने बंगाल का ही पार्टीशन क्यों करना पड़ा, इसे समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा प्रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ ब्रिटिशर्स। प्रेसिडेंशियल एरियाज था वो एरिया थे जहां पर इनका अच्छा कंट्रोल था, या फिर प्रेसिडेंशियल एरियाज थे जहां की रिसोर्सेज का ये बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे। तो जो 3 प्रेसिडेंशियल एरियाज उस टाइम बनाए गए, पहला प्रेसिडेंशियल एरिया था आपका बंगाल, जो काफी बड़ा एरिया था बंगाल का। दूसरा प्रेसिडेंशियल एरिया था आपका मद्रास, जो अगेन बंगाल जितना बड़ा तो नहीं लेकिन काफी बड़ा प्रेसिडेंशियल एरिया था जो इनके कंट्रोल में था। और तीसरा प्रेसिडेंशियल एरिया था आपका बॉम्बे, मुंबई नहीं, आज तो मुंबई हो गया, उस टाइम बॉम्बे था। तो ये प्रेसिडेंशियल एरिया थे जो 3 प्रेसिडेंशियल एरिया मेनली ब्रिटिश कंट्रोल में थे। ये तीनों प्रेसिडेंशियल एरिया बनने का दूसरा रीजन ये है कि तीनों प्रेसिडेंशियल एरिया पे आपके सी रूट थे। सी रूट मतलब समुद्र से जुड़ा हुआ रास्ता जहां से वो आ जा सकते थे। अब बंगाल का जो प्रेसिडेंशियल एरिया था उसमें फर्दर एडिशन हुआ कहाँ के प्रेसिडेंशियल एरिया का, बिहार, और अगला प्रेसिडेंशियल एरिया इसके साथ जुड़ा वो था उड़ीसा। उस टाइम उड़ीसा था तो हम इसे ही लिखेंगे। तो 3 प्रेसिडेंशियल एरिया इसके साथ जुड़ गए। तो बंगाल का जो एरिया था पहले ही बहुत बड़ा था और इन तीनों के जुड़ने के बाद और भी बड़ा हो गया। ये अभी इतना समझना पड़ेगा बेसिकली हमें पहले कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश हुई तो वो केवल बिजनेस पर्पस के लिए आई थी। उसके बाद 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो एक व्यवस्था बनानी शुरू करी गई, एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम इंट्रोडक्शन में लाया गया। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था बेसिकली वो काम क्या करता था, वो उस एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता था। तो प्रेसिडेंशियल एरियाज के बारे में हम समझ लिया। अब हम उठाते हैं आज का टॉपिक अपना, वो टॉपिक है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने कराया, क्यों कराया, कोई पर्टिकुलर डेट थी, सारी चीजें हम अब कवर करते चलेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो डेट है, ऑफिशियल डेट है वो 16th ऑफ अक्टूबर 1905 है। इस दिन को हम क्या कहते हैं, इस दिन को हम कहते हैं ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं, ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। बंगाल के इतिहास में एक काला दिन माना जाता है 16th ऑफ अक्टूबर 1905। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव कौन था जब बंगाल का पार्टीशन हुआ? तो वो इंपॉर्टेंट पोजीशन थी वाइसरॉय। क्या कहते थे जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव होता था उसे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उस वक्त कौन था? तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस वक्त थे आपके लॉर्ड कर्जन। कौन थे आपके? लॉर्ड कर्जन उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम इंडिया के वाइसरॉय कौन थे। तो वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड कर्जन जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई कोई टर्म दी गई, कोई स्पेशल टर्म दी गई टू डिफाइन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो जो टर्म दी गई, जो इन्होंने टर्म दी उसको नाम दिया इन्होंने रॉयल प्रोक्लेमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इन्होंने जो टर्म दी जिससे इन्होंने डिफाइन किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, इन्होंने कहा कि ये जो है क्राउन रूल की अथॉरिटी के अंदर आ रहा है, इसलिए हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं। पहला जो इन्होंने रीजन दिया है, कॉज कहा है, कारण दिया है कि भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल हम कर क्यों रहे हैं। तो इन्होंने जो कॉज बताया है वो बेसिक कॉज है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने जो कॉज बताया है, कॉज दिया है, कारण दिया है, वो कारण क्या दिया है इन्होंने?
इन्होंने कहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा बंगाल का, क्योंकि एरिया काफी बड़ा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे हैं। हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश पॉलिसी के अंडर आता है, तो ब्रिटिश पॉलिसी के अंडर आता है उनका एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से वो बंगाल का पार्टीशन करना चाह रहे थे। रियल रीजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं जो ब्रिटिशर्स ने कॉज दिया है वो दिया है एडमिनिस्ट्रेशन। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हमारे इंपॉर्टेंट डेट आपने नोट कर ली होगी, ईयर आपने नोट कर लिया होगा, लॉर्ड कर्जन का नाम आपने नोट कर लिया होगा, टर्म को भी, रॉयल प्रोक्लेमेशन को भी आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल में। अब हमें सोचना पड़ेगा कि बंगाल का डिवीजन हुआ है तो कितने पार्ट में बंगाल को डिवाइड किया गया। बंगाल को बेसिकली पहले डिवीजन के बाद ईस्ट बंगाल बनाया गया, ईस्ट बंगाल बनाया गया। अगला एरिया बनाया गया वेस्ट बंगाल। पहला एरिया था ईस्ट बंगाल, दूसरा एरिया था वेस्ट बंगाल और तीसरा एरिया था आपका आसाम। ये तीन एरिया में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। बेसिकली तीनों एरिया को अलग अलग बांट दिया गया। ईस्ट बंगाल जो था वो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया था, मतलब जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या मेजॉरिटी में थी, तो यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी, ठीक है। यहां पर हिंदू मेजॉरिटी थी और आसाम के एरिया को हम कह सकते हैं यहाँ पर जो था मिक्स था, मतलब हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी तो नहीं कह सकते, छोटा एरिया है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो यहाँ मिक्स थी, मतलब मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। ये जो एरिया था ईस्ट बंगाल का, ये अगर हम आज की बात करें तो ये एरिया किस में कन्वर्ट हो चुका है, तो 1947 में आफ्टर द पार्टीशन ये हिस्सा बन गया ईस्ट पाकिस्तान। कौन सा हिस्सा बन गया ये? ईस्ट पाकिस्तान। एंड आफ्टर द वॉर ऑफ 1971 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये एरिया बन गया 1971 की वॉर के बाद बांग्लादेश। यहां आपको ध्यान देना है कि बांग्लादेश भी पहले ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था और ईस्ट पाकिस्तान भी पहले इंडिया का पार्ट था, और वो जो ईस्ट बंगाल का एरिया है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, इसलिए जब बांग्लादेश की भी फॉर्मेशन हुई है दे आर ऑल्सो मुस्लिम मेजॉरिटी। तो ये एरिया का डिवीजन कर दिया गया, मतलब बंगाल को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक है ईस्ट बंगाल, एक है वेस्ट बंगाल और लास्ट है आसाम। अब एरिया की डिवीजन के बाद क्या हुआ? डिवीजन के बाद ब्रिटिश पॉलिसीज पर सवाल उठने शुरू हो गए। ये उन्होंने जो कारण दिया है वो एडमिनिस्ट्रेशन का दिया है, लेकिन उस टाइम कांग्रेस के बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप उसको भी देख लेना। कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद एक पॉलिटिकल मुद्दा मिल गया कांग्रेस को, जब वो ब्रिटिशर्स पे अटैक कर सकते हैं, उस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो 1905 में बनारस सेशन हुआ था। बनारस सेशन हुआ था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बनारस सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? उस प्रेसिडेंट थे उसके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन प्रेसिडेंट थे उसके? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई, या फिर कांग्रेस के उस सेशन में इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई गई और उन्होंने स्टार्ट कर दिया, एक मूवमेंट को नाम दिया। नाम था उनका 1905 में स्टार्ट हुई। 1905 से 1906 का जो पीरियड है वो पीरियड है स्वदेशी मूवमेंट। जैसे आपको ये वर्ड से समझ में आ रहा हो, स्वदेशी मतलब हमें जो बाइकआउट करना है वो ब्रिटिश गुड्स का करना है, और जो अपनाना है, जिन सामानों को या जिन सर्विसेज का इस्तेमाल करना है वो आपकी कौन सी होंगी? वो इंडियन होंगी। तो स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग कब होती है? 1905 से 1906 में। और डिसीजन किस में लिया जाता है? डिसीजन लिया जाता है बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो एक तरीका था कि दोबारा से या तो हमें क्या करना है, हमें बाइकआउट, पहली चीज हमें क्या करनी है? बाइकआउट करना है ब्रिटिश गुड्स का। बाइकआउट होता है मतलब एक तरह से ब्रिटिश गुड्स का इस्तेमाल नहीं करना, बहिष्कार करना है, उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करना। ये किसके अगेंस्ट थी? तो ये अगेंस्ट थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था वो बंगाली लोगों को गलत लग रहा था, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, पर एरिया जो था वो बंगाल का था, तो जो लैंग्वेज थी वो बंगाली थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें पहली चीज करना है बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अगली चीज जो हमें इंपॉर्टेंट करनी है वो दोबारा से यूनाइट करना है बंगाल को। तो कैसे यूनाइट करेंगे? तो वो यूनाइटेड बंगाल उन्होंने एक टर्म दी, डिफाइन किया यूनाइटेड बंगाल। अगली चीज जो उन्होंने जोड़ी इसके साथ, यूनिटी स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा भाई बाइकआउट करने का एक तरीका है कि अगर हम सब करेंगे तो बाइकआउट माना जाएगा ना, एक आदमी करे तो बाइकआउट थोड़ी होता है।
तो इन्होंने कहा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, उन्होंने कहा यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अगर हम मिलके करेंगे देन इट इज पॉसिबल। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया, बंगाल के एरिया में, बांग्लादेश के एरिया में अमन सॉन्ग बांग्ला गाया गया, सबको इकट्ठा किया गया, लोगों को समझाया गया कि ये ब्रिटिश पॉलिसी है और ये हमारे अगेंस्ट है। और इसके जो लीडर बने बंगाल से, वो बंगाल के लीडर बने विपिन चंद्रपाल, वेरी इंपॉर्टेंट लीडर। और ये गरम दल में से आते थे कांग्रेस के विपिन चंद्रपाल। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि विपिन चंद्रपाल वाज द लीडर ऑफ द मूवमेंट ऑफ स्वदेशी, और इसका जो डिसीजन लिया गया वो 1905 के बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में लिया गया। स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली किसके अगेंस्ट में थी? अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब अगर हम इसके अलावा जो ब्रिटिश कारण की बात करें, ब्रिटिश कॉज था, कारण था, रीजन था जो उन्होंने दिया, उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें कि भाई रियल कॉज क्या हो सकता है, पहला अगर मैं मान के चलूं तो वो है एजुकेशन क्लास ऑफ बंगाल। क्या मान सकता हूं मैं? एजुकेशन क्लास ऑफ बंगाल, मतलब उन्हें ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में पता चलना शुरू हो गया था, तो एजुकेशन क्लास। उसके बाद यूनाइट होना बंगाल में, और यूनाइट होने के बाद पॉलिटिकल विंग्स का बनना। किसका बनना? पॉलिटिकल विंग्स का बनना। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी की वजह भी ये मान सकते हैं कि दूसरा कारण जो हुआ वो ये हो सकता है कि पॉलिटिकल विंग्स बननी शुरू हो गई। एजुकेशन क्लास थी बंगाल की, तो उन्हें ब्रिटिश पॉलिसीज समझ में आने लगी, पॉलिटिकल विंग्स से भी ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होने लगी। तीसरा कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन का दिया है उसे हम एक पॉइंट पे मान भी सकते हैं, क्योंकि बड़ा एरिया था तो मुश्किल होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां से बंगाल के पार्टीशन से जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूं। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाने वाले का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़ी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन कितने पार्ट में हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपसे मिलूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अलग टॉपिक के साथ मिलूंगा। मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, बिल्कुल इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है पूरी। और आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि एक एक टॉपिक कवर करना है, जिससे आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और सारे टॉपिक हम आसानी से कवर भी कर पाए। ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, पढ़ने का मतलब यह है कि जो टॉपिक आपने कवर किया है वो क्लियर होना चाहिए। अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाओ और सही भी कर पाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।